वेलकम टू माय चैनल सानी एजुकेशन हब। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सानी एजुकेशन हब में। आज हम लोग पॉलिटी का कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ेंगे। भारत का संवैधानिक विकास यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत का संवैधानिक विकास किस तरह से हुआ उसको हम लोग पढ़ेंगे। और ये वन लाइनर है, यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और इसको ही हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे और पढ़ते जाएंगे। ओके, आप लोग लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। ओके, और हम लोग आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन में। ये क्या हम लोगों को पढ़ना है, ये हर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पीसीएस, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी या किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है देखने के लिए। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 यानी कि 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में, यानी कि अभी हम लोग कहते हैं उसको पश्चिम बंगाल। क्या कहते हैं हम लोग? पश्चिम बंगाल। और कब हुआ था? तो 1774 ईस्वी में। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट का क्या नाम था? तो रेगुलेटिंग एक्ट का नाम था 1773। ओके, द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की क्या चीज़ की? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिनियम के द्वारा किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? तो चार्टर एक्ट 1833 में। कब हुआ था? तो चार्टर एक्ट 1833 में। इसी अधिनियम में इसमें कंपनी के द्वारा व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त। जो व्यापारिक अधिकार थे, जो बाहरी कंपनियां थी, उन लोगों के अधिकार समाप्त कर दिए गए और अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया था। उन लोगों का जो अर्थ था कि वो लोग आके व्यापार करेंगे, लेकिन इसके बाद उन लोग की मंशा कुछ और बदल गई और वो लोग सोचने लगे कि हम लोग यहाँ पर अब शासन करेंगे, व्यापार नहीं। ओके, तो इसके बाद हमारा दूसरा है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त थी? पहले ऐसा था कि हम लोग का कोई भी बजट पास होता था तो उस पर जैसे आज बहस होते हैं वैसे कोई बहस नहीं होती थी, सब कोई इसे स्वीकार कर लेते थे। लेकिन इस पर चर्चा करने की कब अनुमति मिली, कब ये अधिनियम बना? तो भारत परिषद अधिनियम 1892। कब मिला? भारत परिषद अधिनियम 1892 को मिला। ओके, दूसरा है हमारा केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया, यानी कि बाई कैमरल बनाया गया? ओके, तो कब बनाया गया? तो 1919 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा। कब बनाया गया? 1919 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया। ओके, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। ओके, 1935 हमारा जो अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम, तो उस वक्त जो राष्ट्रपति का अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस निर्गत किया गया था वो भारत शासन अधिनियम से प्रेरित है। ओके, उसके बाद हमारा दूसरा नंबर में उसके नेक्स्ट है हमारा केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था यानी कि डायरकी सिस्टम। क्या है हमारा? केंद्र
केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था यानी कि डायरकी सिस्टम किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1935। ये भी हमारा ये सेम आंसर है। ओके, भारत शासन अधिनियम 1935। तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, इसमें क्या था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 था। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद बन गए थे, 321 अनुच्छेद। ओके, और 10 अनुसूचियां, कितने? 10 अनुसूचियां बन गए थे उस 1935 में। और इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो इस अधिनियम की विशेषताएं थी अखिल भारतीय संघ, इसमें 11 ब्रिटिश प्रांत और 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों को उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था, और जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हों, अपने मतलब इच्छा से सम्मिलित होते थे। और प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना मतलब अनिवार्य था, जरूरी था बिल्कुल। और किंतु देशी रियासतों के लिए, यानी जो देशी रियासत थे उनके लिए ऐच्छिक था, यानी कि वो बिल्कुल माने नहीं था, जो जरूरी नहीं था, उनका मन की मर्जी थी, उनकी मन की मर्जी से था। ओके, तो देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। तो प्रांतीय स्वायत्ता में है कि द्वैध शासन व्यवस्था का अंत करके उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान कर दिया गया। उसके बाद केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई। इस अधिनियम में विधायी शक्तियाँ जो थी, तो विधायी शक्तियाँ को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। इसके तहत परिसंघ सूची और प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। ओके, ये था हमारा 1935 का भारत शासन अधिनियम। ओके, और हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। ब्रिटिश शासन में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। ओके, तो इसी अधिनियम में ब्रिटिश भारत में अधिनियम संघीय शासन का प्रावधान था। ओके, उसके बाद अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम से था? तो 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 अभी हमने बताया था। उसके बाद है कि एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो क्रिप्स मिशन द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। ओके, इसके बाद हमारा भारत संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946। जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था हमारा, उसका सबसे पहले जो गठन हुआ था कब किया गया? तो कैबिनेट मिशन का। तो 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन होता था। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं के द्वारा, यानी कि अलग अलग प्रांत का मतलब होता है राज्य। ओके, प्रांत का अर्थ होता है राज्य, यानी कि अलग अलग राज्यों में उनके विधान परिषद का जो विधान सभाओं का जो चुनाव करके उन्हीं के द्वारा किया गया। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है ये नोट से समझ लीजिए। ओके, उसके बाद हम लोग आगे इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि भारत के संवैधानिक विकास में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कौन कौन से एक्ट रहे, और यहाँ पे है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कौन कौन से एक्ट रहे। ओके,
तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कौन कौन से एक्ट आए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आए रेगुलेटिंग एक्ट 1973 में जो आया, उसके बाद आया पीट्स इंडिया एक्ट, वो आया 1784 में, यानी कि इसके कितने दिनों बाद 11 वर्ष के बाद आया। ओके, उसके बाद यहाँ पे चार्टर एक्ट, ये आया 84 से 93 में आया, एक ही बार 1784 से चार्टर एक्ट 1793 में आया। उसके बाद चार्टर एक्ट, 4 चार्टर एक्ट आए हैं। ओके, तो ये अलग अलग टाइम में आए हैं। तो चार्टर एक्ट, पहला चार्टर एक्ट कब आया है? 1793। कब आया है? 1793 में पहला। दूसरा आया है 1813 में, यानी कि 20 साल के बाद आया था ये। ओके, इधर 7 और इधर 13, 20 साल के बाद आया करीब ये हमारा दूसरा चार्टर एक्ट। और तीसरा नंबर में है चार्टर एक्ट 1833 में आया था तीसरा, और चौथा आया 1853 में। ओके, यहाँ पे है हमारा चार्टर एक्ट किसने लाया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ये चार्टर एक्ट आया था। 4 चार्टर एक्ट है। ओके, ये सब 20-20 वर्ष के अंतराल में है ये सब। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ आगे देखेंगे कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कौन कौन से अधिनियम आए थे। तो भारत शासन अधिनियम 1858, यानी कि 1857 में जो रिवॉल्यूशन हुआ था, 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1858 में एक आया था, वो आया था ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। उसके बाद है भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1919। तो भारत परिषद अधिनियम कितना है? 3 है। ओके, 3 है। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919, यहाँ पे भी भारत शासन अधिनियम है, ये एक है, और ये दूसरा भारत शासन अधिनियम है। एक पहला जो भारत शासन अधिनियम है वो 1858 में आया था, 1857 रिवोल्ट के बाद आया था पहला, और भारत शासन अधिनियम 1919 में आया था। उसके बाद है ये भारत शासन अधिनियम 1935 में आया था, ये तीसरा नंबर है। ओके, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे भारत स्वतंत्रता अधिनियम। स्वतंत्रता अधिनियम कब आया था? 1947 में आया था, यानी कि हम लोग के आज़ादी के वक्त आया था, जब हम लोग का भारत देश आज़ाद हुआ था। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम्स की व्यू से तो अति आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अंतरिम सरकार, जब हम लोग का देश आज़ाद हो रहा था, उस वक्त कौन कौन से सदस्य थे, वो किस पोस्ट पर थे, वो सब हम लोग देखेंगे। तो सदस्य थे, तो पहले नंबर में है जवाहरलाल नेहरू। तो इनको क्या चीज़, कौन सा पोस्ट पहले था, कौन से पोस्ट पे पहले थे? तो 1946 में ये जो अंतरिम सरकार का जो एक बना था कि एक लास्ट में उसको संचालित करने के लिए बना था, तो ये था हमारा राष्ट्रमंडल संबंधित तथा विदेशी मामले के लिए जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद दूसरे नंबर में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री। तीसरे में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और खाद्य एवं कृषि मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री। अंतरिम सरकार की जो वर्ष था उसमें ये रहे थे। ओके, जॉन मथाई ये थे उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री। ये मंत्री लोग थे। ये आखिरी चरण में क्या कौन कौन से मंत्री रहे थे, ये सब है। उसके बाद है हमारा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। ओके, उसके बाद है सरदार बलदेव सिंह, ये रक्षा मंत्री थे। लियाकत अली खां वित्त मंत्री और श्री राजगोपालाचारी ये शिक्षा एवं कला मंत्री थे। ये हमारा लास्ट था। ओके, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों को बिल्कुल इस चैनल से मदद मिलेगी
और आप लोग ज़रूर कुछ ना कुछ सीखते ही रहेंगे। ओके, धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच।